तो हम लोगों ने लास्ट मेथड एक चीज जो सीखी थी स्टाइकियोमेट्री में कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन सीखी थी। और इस मेथड पे हम लोगों ने मेथड में ये देखा था कि भाई अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी हो, समय बचाना हो, तो आप जो है पीओएसी का मेथड लगा सकते हैं। पीओएसी की सिंपल कहानी ये थी कि एटम कंजर्व्ड होते हैं। और जिसने मेरा इंडेक्स मेथड पढ़ा है, समझा है, मतलब डे वन से मेरी क्लासेस को उसने ज्वाइन किया है, उसे तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी कि उस एटम को उधर देख लो, दूसरे में देख लो, फिर इंडेक्स से मोल्स मल्टीप्लाई करते चले जाओ और इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार सभी बच्चों को जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, गुड इवनिंग करते हुए उस फॉर्मेलिटीज से निकलते हैं। और मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अभी मैंने पीओएसी के मात्र एक क्वेश्चन कराया था। एक क्वेश्चन से तो क्या पेट भरेगा? आज मैं कुछ और क्वेश्चन आपके करवा के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन पहले यह बताओ कि जितना पढ़ाया है वो क्लियर है भाई? इसमें अरमान ने क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला होता है। बाकी तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें क्लियर है। देखो भाई अरमान, आपने मुझसे पूछा कि परसेंटेज यील्ड का सर क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है मास जितना बना वो ऊपर डिवाइडेड बाय मास जितना बनना चाहिए था नीचे इनटू 100। तो परसेंटेज यील्ड का ये फार्मूला होता है कि मास कितना बना ऊपर, मास कितना बनना चाहिए था वो नीचे, और इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हुआ? मान लो परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन के अंदर 80% दे रखी है। इसका मतलब मैंने कल आपको बताया था कि जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका 80% बना। भाई 80% का क्या मतलब हुआ? मैं इसको 80/100 लिख सकता हूं। इसका मतलब 100 बनना चाहिए था, 80 बना, क्योंकि 80 वाली वैल्यू ये हो गई और 100 वाली वैल्यू ये हो गई। तो यही फार्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है। तो मुझे इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज यील्ड जो है वो इस तरीके से निकाली जाएगी। तो आपने मुझसे ये पूछा ना कि फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है। चलिए जवाब दीजिए अरमान भाई, समझ में आया? इसके बाद नेहा ने कोई सवाल पूछा है कि सर पीओएसी मेथड में रिएक्टेंट के मोल इंडेक्स के इक्वल होंगे या सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होंगे? जैसे मेरी बात सुनो, अब नेहा का सवाल आता है। नेहा ने कहा कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मान लो रिएक्टेंट में कार्बन 2 जगह है, प्रोडक्ट में कार्बन जो है वो 3 जगह है, लेट सपोज, है ना? और आपको पीओएसी कार्बन के लिए लगाना पड़े, तो इसका इंडेक्स हो गया एक्स, इसका वाई, इसका जेड, इसका एक्स डैश, इसका वाई डैश। तो पता कैसे पीओएसी लिखोगे? सारे रिएक्टेंट का ऐड कर दो और सारे प्रोडक्ट का ऐड कर दो, सब बराबर कर दो, यानी एक्स इंटू मोल्स ऑफ कार्बन प्लस वाई इंटू मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू जेड इंटू मोल्स ऑफ कार्बन प्लस एक्स डैश इंटू मोल ऑफ क्या है ये, एक्स डैश इंटू मोल्स ऑफ कार्बन प्लस वाई डैश इंटू मोल्स ऑफ कार्बन। बस ये पीओएसी है। तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है। अब रिएक्टेंट में कोई चीज 2 बार है तो 2 बार प्लस करके लिखनी है, 3 बार है कोई चीज तो 3 बार प्लस करके लिखनी है, और फिर इनको आपस में इक्वल कर देना है।
तो इस तरीके से बेटा नेहा, बताओ समझ में आया? आपने मेरे से 6:15 पे एक सवाल पूछा था, वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। क्या आपको समझ में आया बेटा पीओएसी मेथड, या जो आपकी डाउट्स थी वो क्लियर हुई? बताइए। बात क्या करते हैं, पहले पीओसी के और क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपका पेट भरे। देखो क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट के मैंने 200 ग्राम को हीट किया, मुझे CO2 मिली, मुझे CO2 मिली। तो बताओ CO2 का मास मुझे कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो। रिएक्शन में क्या लिखोगे? CaCO3 फॉर्मिंग CaO प्लस CO2। लिख लिया? ये इक्वेशन तो वैसे भी बैलेंस्ड है, तो बिना बैलेंस के भी हो सकता है, ट्रिक 1 से ट्रिक 2 से। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, हम इसको पीओएसी से करना चाहते हैं। तो दिया किसका रिजल्ट है? CaCO3। पूछा किसका रिजल्ट है? CO2। कर दिया। बस अब क्या करो, इनमें देख लो क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के लिए पीओएसी लगाओगे तो इधर तो ऑक्सीजन एक बार आएगा और यहां 2 बार आएगा, और इसके बारे में आपको कुछ दिया ही नहीं है। तो अगर आप पीओएसी ऑक्सीजन के लिए लगाओगे तो आप फंस जाओगे। पता नहीं कल एक बच्चे ने नहीं पूछा था, सर ये कैसे पता लगेगा कि पीओएसी किसके लिए लगाएंगे? तो मैंने कहा था भाई दिमाग भी कोई चीज होती है। अगर मैंने पीओएसी ऑक्सीजन के लिए लगाया तो मुझे इधर एक बार आना पड़ेगा, इधर 2 बार आना पड़ेगा, और इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो फंस गए। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें हम फंस जाएं? तो हम सीधे सीधे पीओएसी ऑक्सीजन का नहीं, कार्बन का लगाएंगे। और जब कार्बन का जब हम लगाएंगे, कार्बन का जब हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि फिर कार्बन का जो इंडेक्स है वो इधर 1 है, उधर भी 1 है। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3 आया समझ में, इक्वल टू, इधर भी कार्बन के नीचे 1 है, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 है। अब क्या हुआ, 1 इंटू इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? इसका मास गिवन है 200, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे, और इसका मोलर मास अब तक याद हो गया होगा 100 होता है, इक्वल टू 1 इंटू क्या बोलते हैं, CO2 का मास मान लिया x है, और इसके मोलर मास 44 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो गया। मुझे लगता है कि x इज इक्वल टू 88 ग्राम आंसर हो गया। मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम 15 बच्चों ने मेरे इस आंसर को करने से पहले, समझाने से पहले मेरे को मैसेज बॉक्स में टाइप करके आंसर भेज दिया। अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा स्लो बिगिनर हैं, मुझे उनको भी पढ़ाना है, उनका भी साथ लेके चलना है। कहते नहीं कब सबका साथ सबका विकास। क्योंकि कल एक बच्चे ने नहीं पूछा था, सर कैसे पता लगेगा कि पीओएसी किसके लिए लगाना है? तो ऐसे पता लगेगा, दिमाग से पता लगेगा। ये रिएक्शन बहुत आसान है, इसको आप ट्रिक 1 और ट्रिक 2 से भी करते तो भी हो जाती, और पीओएसी से करते हो तो भी हो जाती। तो पीओएसी का मेथड तो आप वहां इस्तेमाल करना जहां ट्रिक 1 और ट्रिक 2 ऑलमोस्ट फेल हो जाए, और जहां पे रिएक्शन पूरी ना दी हो, पूरी ना दी हो। कल मैं आपके लिए, आपके बैच के लिए 200 क्वेश्चन की डीपीपी अपलोड करूंगा, 200, कम नहीं होते हैं। और करो, उसके बाद फिर देखते हैं आप में कितनी ताकत है। ठीक है? तो 200 क्वेश्चन की डीपीपी मैं कल अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि आप कितना कर पाते हो। अभी मैं बुक एन अवस्थी कराता हूं,
लेकिन उसको कब परचेस करनी है वो मैं बताऊंगा। जल्दबाजी में अभी खरीदते हो, खरीद लो भैया, मेरी बात मानते तो हो नहीं। जो थोड़े से जिज्ञासु बालक होते हैं मानते तो है ही नहीं। वो खरीद लाए तो भाई खरीद लाए भाई, और क्या है। कौन सी बुक खरीदनी है, किस समय खरीदनी है, टीचर की बात सुनो। मैं कल आपको 200 क्वेश्चन की असाइनमेंट देने जा रहा हूं, और लग जाओ 2-3 दिन के अंदर उसको पूरा सॉल्व कर दो। मानसी ने कहा जी सीएओ का क्या लिखा है, मानसी क्या लिख रही है, सीएओ के मास पूछते तो फिर पहले किसका निकलता। सीएओ का मास अगर वो पूछते तो सीएओ का मास पूछते तो मैं फिर भी ऑक्सीजन नहीं लगाता, मैं पीओएसी कैल्शियम का लगाता। मैं पीओएसी कैल्शियम का लगाता, क्योंकि फिर बात यहीं की यहीं रह जाती, फिर उधर नहीं जाना पड़ता। तो क्वेश्चन को हमेशा सिंपल वे में सोचोगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा। और कहते नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना काम करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिमाग ऑटोमेटिकली उतना ही चलता चला जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। चलिए, बहुत ज्ञान दे चुके आपको, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। भाई शॉर्टकट में लिखो, मैंने मीथेन का कंबशन किया, मीथेन का कंबशन किया। आपको पता होगा कि कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और मैंने इसके 36 ग्राम जला दिए, ठीक है। तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिलेगा, ये एक शॉर्टकट में क्वेश्चन आप नोट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, CH4। कंबशन का क्या मतलब होता है, O2 से रिएक्शन। केमिस्ट्री का एक नियम है बेटा, आप कहोगे जी केमिस्ट्री का क्या नियम है, कि जब कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो और हम उसका कंबशन कर दें, तो कार्बन का हमेशा CO2 बनाना है और हाइड्रोजन का H2O बनाना है, और कुछ नहीं बनेगा। बनी बात समझ में। अच्छा, अब मुझे CH4 का मास दिया है और CO2 का मास पूछा है। एक तो तरीका है बैलेंस करो, और एक तरीका है सीधा सीधा इन दोनों में क्या कॉमन है, कार्बन। यहां भी कार्बन का इंडेक्स 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। और उसके बाद तो सब जानते ही हो कि आपको क्या करना है, 1 इंटू मोल्स कैसे निकालोगे, 36, और ये वैल्यू कितनी है, 12 4 16, 16 से डिवाइड कर दो। इसका मास कितना बनेगा, माना x, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, 44 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 44 इधर ले आओ। तो हमारा जो x की वैल्यू आने वाली है वो 36/16 इंटू 44 आने वाली है, सही है। 4 4 चौक 16, ये हो गया 11, और 4 नवैया 36, तो x की वैल्यू 99 ग्राम होगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मेरा तरीका क्या है, और कई बच्चों ने इस बार भी मेरे पूरे सॉल्व करने से पहले मुझे जवाब पहले ही दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि पीओसी कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। सब ये आसान से सवाल हैं, एक बार बस समझने वाली बात है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा अलग ढंग से जो है हम रिएक्शन लिखते हैं, और उसकी तरफ ध्यान से सुनो। एक रिएक्शन है जिसमें XeF6 I2 के साथ में रिएक्शन करके मुझे जीनन दे रहा है और IF7 दे रहा है, और इसके 18 मोल्स खर्च हो रहे हैं, और इसके मेरे से मोल्स पूछे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन में आप सबको पता होगा कि जीनन जो होता है फ्लोरीन होता है, ये आयोडीन होता है। ये रिएक्शन दे रखी है, इसके मोल्स और इसके मोल्स नहीं, इसके मोल्स दिए, इसके मोल्स पूछे हैं, ठीक है।
एक तो तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करो, और एक आप पीओएसी लगाओ। जरा आप ही निकाल के दिखाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम पीओएसी का मेथड लगाते हैं। सर हम इक्वेशन बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, ये दिया है, ये पूछा है क्या एटम कॉमन है, फ्लोरीन, इसका इंडेक्स कितना है, 6। तो क्या होगा, 6 इंटू मोल्स ऑफ XeF6 इक्वल टू 7 इंटू मोल्स ऑफ IF7। तो 6 इंटू डायरेक्टली मोल्स दिया 18 और 7 से डिवाइड कर दो, और मोल्स ही पूछा है, तो फिर बात ही क्या है, IF7। 18 छक्का 108 और ये 7, 7 3 35 और कितना 6 बचा, लगभग 4 ऐसे कुछ आया। तो 15.4 मोल्स आंसर होगा, ग्राम आंसर नहीं होगा। हाँ जी। तो सारे बच्चे पहले ये बताओ, देख लिया आपने पीओएसी के मेथड के क्वेश्चन, अप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी ने, फटाफट बोलो भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो। हमारी बॉडी में सांस लेने से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। आजकल सबसे खतरनाक बीमारी यही है कि हम सांसें नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए डेथ ज्यादा हो रही है। हमारी बॉडी में O2 जाती है। पता बॉडी में क्या यूज है O2 का, वो अंदर जाके जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका कंबशन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज टाइप का कुछ बनाती है, समझे। तो हम O2 से ग्लूकोज बनाना चाहते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, पहले सुन लो। पूरी रिएक्शन नहीं दे रखी है कि किससे बनता है, बस O2 से ग्लूकोज बनता है। और यहां पे ग्लूकोज का फार्मूला वैसे तो पता होगा आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं। ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 180 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए ये O2 कितनी खर्च होगी। अगर मुझे अपनी बॉडी में 180 ग्राम ग्लूकोज बनवाना है तो मैं कितनी सांस लूं, कितनी ऑक्सीजन लूं कि मेरा काम चल जाए। अब देखो, ये रिएक्शन आधी अधूरी है, किससे ग्लूकोज बना कुछ पता नहीं, लेकिन पीओएसी इतना जादू का मेथड है कि जरूरत ही नहीं। जो दिया है, जो बनाना है, जो एटम कॉमन है लगा दो। क्या, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 6 इंटू मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हो, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खटाखट 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 सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैंने जो डीपीपी 5th दी है, नंबर 4 ही आ गया उसका, उसमें कुछ क्वेश्चन आप पीओएसी से भी कर सकते हो। मेरे से सानवी ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे व्हाट्सएप पे। बेटा आपने, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसका सलूशन दिया था और अब आपने किया भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्टाइकियोमेट्री निकल सकते हो। एक बात फिर सुन लो, चैप्टर 8 में भी स्टाइकियोमेट्री है। तो अगर 8वीं यूनिट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, 8वें नंबर पे पढ़ाऊंगा। पहले सुन ले भाई, कि अगर किसी बच्चे ने वीकेंड और कोई आकाश उकाश का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो तो मैं कह नहीं सकता, वहां तो उन्हें सिलेबस से कोई मतलब थोड़ी ना होता हो, तो कुछ भी पढ़ा देंगे, उन्हें क्या दिक्कत है। तो स्टाइकियोमेट्री आपको 8वीं यूनिट में भी मिलेगी, लेकिन जिसको पहली आती है उसको 8वीं भी आती है, इसलिए पहले पे परफेक्शन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, सानवी का जवाब भी आ गया कि हाँ सर हो गए थे, है ना। तो जिन भी बच्चों ने डीपीपी 4 नहीं करी हो, अरे एक्चुअली में 4 नाम से 2 आ गए हैं, तो जो दूसरी आई उसको 5वां नंबर मान लो, ठीक है। कल मैं आपको छठी दूंगा, 6 नंबर, 200 क्वेश्चन की। 200 में तो पेट भर जाएगा आपका,
करो, क्या जरूरत है, मेरे पास खूब स्टडी मटेरियल है। बुक कब परचेस करनी है मैं बताऊंगा, अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं। मेरे हिसाब से चलोगे तो मेरी बात मानोगे। हाँ, बाकी आपकी मर्जी। पैसा आपके पास बहुत है तो एक अलग बात है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? अब स्टाइकियोमेट्री मतलब चैप्टर 1 के हिसाब से पूरी हो गई, लेकिन सारी हो गई ऐसा नहीं है। 8वीं यूनिट में फिर इसके दर्शन होंगे, वहां कुछ आपको नई ट्रिक सिखाएंगे। उसमें क्या आएगा वो 8वें यूनिट के भविष्य में है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, जल्दी से बता दो कि अब मैं इस चैप्टर का लगभग अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। बस वही चीज रह गई है। और उसके बाद एक टॉपिक और बचता है, सिग्निफिकेंट फिगर। वो तो मेरे इतने पढ़ाते पढ़ाते आपने फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो बस वही टॉपिक रह गया है, और बाकी तो लगभग हो ही गया है। ठीक है, तो सबने कह दिया है कि यस सर, क्लियर है, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं, फीडबैक मुझे सही मिल रहे हैं। चलो, चलिए अब अंतिम टॉपिक लगभग शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आप लोगों ने आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद फिर बचता क्या है? सीधी बात है। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो फिजिक्स में पढ़ ही लिया है, तो उसको फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है? वही रूल फिजिक्स में है, वही रूल केमिस्ट्री में है। तो मैं हो सकता ना भी पढ़ाऊं, आप डाउट पूछ लेना एनसीईआरटी के, कोई इशू नहीं है, है ना? अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भाई। ठीक, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है। और जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी शैतानी कर दूं और 6 कट दूं, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा? CH। तो CH जो आएगा ये एक्चुअल फार्मूला तो नहीं है, लेकिन यहां 6 है, यहां 6 है, काट तुम सकते ही हैं। तो क्या ये एक्चुअल फार्मूला है? नहीं, ये तो अब की बार एटम का रेशियो है। तो जो फार्मूला एटम का रेशियो बताए, ओनली एक्चुअलिटी ना बताए, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। उसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। समझ गए? एक एक और एग्जांपल देते हैं। अभी ग्लूकोज की बात चल रही थी, उसका एक्चुअल फार्मूला ये होता है, इट इज ग्लूकोज। और ये एक्चुअल फार्मूला है तो ये MF है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है? और जो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं 612, तो ये क्या आएगा? CH2O। तो ये तो अब रेशियो हो गया, और ये फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला है। देखो, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम निकालते हैं। चलो, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक टेबल बनती है, वो टेबल में क्या होती है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो कि एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया, मान लो निकल गया, तो आप पता क्या करते हो? हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद उसको किसी n इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होगा। जैसे अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा। तो इंटू 6 करने से मुझे एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूले में अगर मैं किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा। सर,
ये n इंटीजर कैसे निकलता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये n कैसे निकलता है? कई तरीके हैं। n निकलता है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर दो। और मॉलिक्यूलर वेट आप जानते ही हो, और एम्पेरिकल फार्मूला जो निकलेगा उसके वेट से डिवाइड कर दो, वो हमेशा n होगा। तो n निकालने के बाद n यहां पुट कर दो, एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एम्पेरिकल फार्मूला और n। n कैसे निकलेगा? फार्मूला ये लिखा है। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है, इसको हम टेबल बना बना के करते हैं। वो टेबल मुझे आपको सिखानी पड़ेगी, एक बार तो पहले सिखानी पड़ेगी, फिर उसकी ट्रिक होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, बेटा सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड, उसमें आयरन 69.1% है और ऑक्सीजन 30.9% है। हाँ, दोनों मिला के 100 हो गए। और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो आम तौर पे बच्चे कैसे करते हैं, पहले वो उस मेथड सीख लो आप। देखो, सबसे पहले आपकी जो टेबल बनेगी उसमें आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? आयरन है और ऑक्सीजन है, हो गया। उसके बाद अगली टेबल में उनकी परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। कितनी परसेंटेज है आयरन की? 69.1% और ऑक्सीजन कितनी? 30%, 30.9%। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मिलके 100% होनी चाहिए, तभी तो परसेंटेज आएगी। 100 नहीं होगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो 100 है तो फिर आगे की बात। उसके बाद अगली टेबल में इनका एटॉमिक मास लिखना होता है। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये तो आपको पता ही है। आईसीएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट ये टॉपिक पहले से करके आ रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड वाले, तो उनके लिए तो एक तरीके से रिवीजन टाइप का मामला है, ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि भाई अब सीबीएसई बोर्ड भी बैठा है और आईसीएसई बोर्ड भी बैठा है, तो पढ़ाना तो सारा ही पड़ेगा। तो पहले एलिमेंट लिखो, फिर परसेंटेज लिखो, फिर एटॉमिक मास लिखो। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई? गिवन मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। देखो, अगर मैं ये मान लूं कि कंपाउंड का मास टोटल 100 है, 100, तो इतना मास आयरन का है और ये उसका एटॉमिक मास है। तो मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, जो कि 56 है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं ग्राम नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 69.1 अपॉन 56 इक्वल टू कुछ आएगा, और 30.9 बाई 16। यहां तक नोट करो। ये डिवाइड मैंने कैसे किया वो आप सबने देख लिया होगा, और आप सभी ने देख लिया होगा। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, और जब कैलकुलेटर होगा तो इसको आप डिवाइड करके देखिए कितना आता है, मुझे बताइए। और मुझे बताने के बाद मुझे फटाफट बता दो
कि पहले वाले का कितना डिवाइड आएगा और दूसरे वाले का कितना डिवाइड आएगा। थोड़ा सा आपका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। बताओ कितना आएगा। दिवांशी ने बोला है इसका आएगा 1.23, ऐसा कुछ आएगा। और दूसरे वाले का कितना आएगा? सेकंड का कैलकुलेटर से करने में भी गलती कर रहे हो हैं? कमाल करते हो यार। बोलो। चलो 1.93 बता रहे हो, कर लिया। चलो अब बताओ, मोल्स आ गए। इसके मोल्स आए 1.23, इसके मोल्स आए 1.93। ध्यान से सुनना, हो गया। ये टेबल के स्टेप्स याद रखियो। अब इसके बाद क्या होता है, आपको सिंपल रेशियो निकालना है। सिंपल रेशियो, और वो सिंपल रेशियो आपको डिवाइड करके निकालना होता है। वो डिवाइड कैसे होगा, मेरी बात सुन लो। देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आ गया। अब ये देखो कि इन दोनों में छोटा कौन है। ये वाली वैल्यू, ये कम है ना इससे, सबसे छोटा ये है। अब रूल होता है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा हो, या तीनों में जो सबसे छोटा हो, सारी वैल्यू को उसी से डिवाइड करो। यानी 1.23 से इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। तो ये कितना आएगा, 1.23 अपॉन 1.23 कितना आ जाएगा, 1। और ये वैल्यू आ जाएगी 1.93 को भी 1.23 से डिवाइड करो। ये कितना आएगा जरा मुझे बताना। कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, फटाफट बताओ। पहले स्टेप सीख लो बेटा। 1.93 को 1.23 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ भाई। कितना आएगा, 1.5 के करीब। हाँ सही है, 1.5 के बराबर। देखो, हाँ हाँ ठीक है, 1.5 के करीब आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। चलो अब इधर देखो, ठीक है, सही है, सबका सही है, बहुत बच्चों ने बता दिया है। मैं तो इस पे आश्चर्य करता हूं कि कैलकुलेटर से गलती कैसे हो सकती है। देखो, आमतौर पे एम्पेरिकल फार्मूले के क्वेश्चन यही खत्म हो जाते हैं। अगर ये 1 होता और ये 2 होता तो फार्मूला पता क्या बनता, आयरन के 1 और ऑक्सीजन के 2। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये बन जाता, FeO2, आयरन का 1 ऑक्सीजन का 2। ठीक, यानी यहां पर सिंपलेस्ट इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां तो 1.5 है। अच्छा मान लो 1.1 हो तो 1 मैं 1 ले लूंगा, 1.9 हो तो मैं 2 भी ले लूंगा, 2.1 हो मैं उसको 2 ले लूंगा, है ना। लेकिन 1.5 को ना तो 1 ले सकते ना 2 ले सकते। तब ऐसी स्थिति में एक स्टेप और बढ़ जाता है, और इंटीजर बनाने के लिए हमें एक काम और करना है। तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। इसमें मैं किस छोटी से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करूं कि ये सिंपल इंटीजर बन जाए। मुझे लगता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करोगे, तो समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। और इक्वेशन में फर्क ना पड़े तो दोनों में करना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देख लो, ये सिंपलेस्ट इंटीजर बन गया। और जब सिंपलेस्ट इंटीजर बन गए तो हमारा एम्पेरिकल जो फार्मूला होगा उसमें आयरन के कितने मोल्स आए, 2, और ऑक्सीजन के कितने आए, 3। ये मेरा फार्मूला हो गया। और इस तरीके से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। ये तरीका होता है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इतने स्टेप्स करने हो ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें तो काफी करना पड़ रहा है। लेकिन जो यूटी एग्जाम होते हैं उसमें वो अक्सर पूछ लेते हैं। और आपको यूटी एग्जाम भी देना हो सकता है।
चलो स्कूल बंद है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही हो, तो उसमें आपको यूटी एग्जाम को देखना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। तो ये है यूटी मेथड। यूटी कि सबसे पहले एलिमेंट लिखो, परसेंटेज लिखो, एटॉमिक मास लिखो, मोल्स निकालो। कैसे? डिवाइड करके। कैसे? मोल्स कैसे करोगे? यहां पर आपने, यहां भी एटॉमिक मास को डिवाइड ही करोगे, तभी यहां भी डिवाइड करोगे तब भी आपको मोल्स मिलेंगे। तो गिवन मास को एटॉमिक मास से ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देखना होता है कि इन दोनों में छोटा क्या है। तीन होते तो तीन में देखते। आ रहा है समझ में? तो दो में जो छोटा है, सारी वैल्यू को उसी से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन यहीं पे आमतौर पे खत्म हो जाता है। अगर यहीं पे 1.1 होता तो मैं 1 ले लेता, फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। लेकिन 1.5 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर एक कदम और बढ़ जाता है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि 1.5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है? हाँ, मनन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मनन रुको रुको रुको, मनन रुको। तो एम्पेरिकल फार्मूले में इसको मल्टीप्लाई, मैं दोबारा बच्चों को समझा रहा हूं, जो स्लो बिगिनर है उनका समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है ना? हर एक को बच्चा तुम लोग समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन स्लो बिगिनर को भी पढ़ाना है। तो 1.5 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि भाई क्या बोलते हैं, ये होल नंबर बन जाए, ये सिंपलेस्ट इंटीजर बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक हो गया? अब मनन ने एक बीच में सवाल पूछ दिया कि सर ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है। हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मान लो एन की वैल्यू 1 आ जाए, तो अगर एन 1 हो जाएगा तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है मनन। और एन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बच्चों को पहले एम्पेरिकल फार्मूले के स्टेप क्या हैं वो तो पता लगा दो, वो तो बता दो। आई बात समझ में? तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अब इधर देखो। अब आपको एम्पेरिकल फार्मूले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे करने हैं। अभी 2 एलिमेंट हैं, कहीं 3 हो सकते हैं, कहीं 4 हो सकते हैं। करने का तरीका सबका यही है। क्या बच्चों को पहले बताओ समझ में आया? इसका फीडबैक दो पहले, तो फिर मैं आगे की बात करूंगा। और कल इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के, अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया हो तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। ठीक है? हाँ, इसका पेट भर दूंगा कल, है ना? ऐसा है ना, एक क्वेश्चन से तो बात नहीं बनती। एक क्वेश्चन से तो बंदा मेथड सीखता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो थोड़ा और देखना पड़ता है। ठीक है? हाँ, अब देखो, अब क्या है कि मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दूं। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कार्बन 60%, हाइड्रोजन 30%, बोले जी एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। तो तुम यहां कार्बन हाइड्रोजन लिखोगे, ये 60 लिखोगे, ये 30 लिखोगे, ये तो 100 नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, अगर दोनों मिलके 100 ना हो तो बची हुई परसेंटेज हमेशा ऑक्सीजन की होती है। क्या बोला? बची हुई परसेंटेज हमेशा ऑक्सीजन की होती है, और वो यहां कितना होगा? 10%। इसलिए मान के चलिए कि जहां ऑक्सीजन पहले से ही दे रखी हो वहां तो टोटल 100 आना ही आना है। लेकिन जहां ऑक्सीजन ना हो, ध्यान रहे कि इन सब का सम 100 आना चाहिए। अगर आ गया फिर तो ठीक है, और नहीं है तो वो जो बची हुई परसेंटेज है, ये हमेशा रूल है, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो आपको तो क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन दिया है, तो तुम तो 2 एलिमेंट के हिसाब से निकालोगे एम्पेरिकल फार्मूला ऐसे नहीं, वहां आपको 3 की निकालनी पड़ेगी। और वो जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा। मनन पूछ रहा सर टाइट्रेशन क्या होता है? मनन यही है टाइट्रेशन, चैप्टर 8।
जिसको मैं बार बार मेंशन करता हूं, चैप्टर 8, चैप्टर 8, चैप्टर 8, चैप्टर 8। टाइट्रेशन वहीं का शब्द है। टाइट्रेशन का मतलब सिंपल तरीका होता है केमिस्ट्री की रिएक्शन इन द लैब, बस उसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। लेकिन ये सब चीजें 8वीं यूनिट से संबंधित हैं, ठीक है। तो कल मैं इसका पेट भर के, लेकिन अब एक कहोगे सर इसमें स्टेप तो बहुत हैं, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। समझ गए सर? अगर कोई स्टेप भूल गए तो, अब भूल गए तो तुम जानो, है। थोड़ी सी आपकी ट्रिक बता दें जिससे कभी नहीं भूलोगे। तो इस सारे स्टेप की ट्रिक है मेरे पास, पता क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी क्या होता है हम सब जानते ही हैं। जब कभी भी एम्पेरिकल फार्मूले में क्वेश्चन करना हो और इस तरीके से करना हो, जो कि यूटी में करना पड़ेगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, वो कल कराऊंगा आपको, उसमें इतने स्टेप नहीं करने होते, लेकिन यूटी जैसे एग्जाम में ये करना पड़ेगा। तो पता लगा इसकी जगह वो लिख गए, उसकी जगह वो लिख गए, तो सारा सत्यानाश। तो इसकी ट्रिक मैंने बना दी है पड़ोसी। अब पड़ोसी तो जानते हो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं कि पड़ोसी का क्या मतलब है। सबसे पहले पी लिखो, परसेंटेज। परसेंटेज एलिमेंट लिख के सबसे पहले परसेंटेज लिखो। उसके बाद ए लिखो, एटॉमिक मास। ये देखो, हो गया। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये देखो डिवाइड किया, देश नहीं, देश बाई देश, देश बाई देश, डी हो गया। ओ का कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज बनाई गई है। एस का मतलब होता है सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। देख रहा है, आ गया। और उसके बाद भी अगर कमी रह जाए तो यहां क्या है, आई। आई का मतलब क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। तो पड़ोसी याद रखो, पड़ोसी सबको याद रहते हैं, हमेशा काम आते हैं पड़ोसी, यहां भी काम आएंगे। तो कभी नहीं भूलोगे कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। पहले पी, फिर से बता रहा हूं, परसेंटेज। ए का मतलब एटॉमिक मास, अगले स्टेप में दोनों को डिवाइड। ओ का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शब्द बनाया गया। एस का मतलब सिंपल रेशियो निकालना है, और लास्ट में क्या लिखना, आई। खत्म, हो गई प्रॉब्लम, हो गई समस्याओं का अंत। क्योंकि जो मुश्किल को आसान कर दे उसी को विनोद कुमार कहते हैं भाई जी। और आपको बताओ कि यह थोड़ी सी लंबी मेथड को मैंने बिल्कुल ही छोटा सा कर दिया कि नहीं, मुझे हाँ और ना में जवाब दो। पहले चैप्टर से मुक्ति मिली। अब सुनो, मानसी ने पूछा है कि सर ऑक्सीजन भी दिया हो और फिर भी परसेंटेज मान लो 90% आया हो, तब क्या करेंगे? तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है भाई। और बता, प्रतिभा पूछ रही है कि डीपीपी 5 के क्वेश्चन कब आएंगे। बेटा डीपीपी 5 के क्वेश्चन कब आएंगे ये मेरे समझ में नहीं आया। डीपीपी 5 जो है, एक्चुअली में 4 नंबर से 2 डीपीपी अपलोड हो गई हैं, तो जो दूसरी वाली 4 है वो 5 नंबर है। स्टाइकियोमेट्री मैंने आज पढ़ाई दी है, कर लो उसको, डाउट सेशन हम ले लेंगे अगर कोई है तो। बोलो भाई प्रतिभा, इसमें क्या दिक्कत है? समझे? और यशराव भाई तेरा क्या क्वेश्चन है? तेरा क्वेश्चन मैं देख नहीं पा रहा हूं, कह रहा है मेरा क्वेश्चन का जवाब दो सर, क्या है बोलो जल्दी से, बोलो भाई क्या है यशराव का क्वेश्चन, बताइए। तो देखो, यूटी वाला मेथड तो सिखा दिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो करवा रखा है इस चैप्टर का। ये जो मेथड है ना, ये मैंने आप लोग को 9th 10th में करवाया था, हैं? तो आप खुद देखो कि जो यहां पे बच्चे मेरे पास 10th में पढ़ते थे, 90% सिलेबस तो पहले हो गया था।
और अब तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है। कल इसके और अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा आईआईटी वाले। एक क्वेश्चन से पेट नहीं भरता, पहले सुन ले भाई। एक क्वेश्चन से तो मेथड सीखता बंदा। और कल मैं ना सिग्निफिकेंट फिगर खुद पढ़ लियो, हो ही चुका है। डाउट्स ले लेंगे, खत्म हो गई बात, बस, है ना। हाँ, जो 200 क्वेश्चन मैं कल दूंगा ना, कल 200 क्वेश्चन, वो पूरे चैप्टर का होगा, पूरे चैप्टर का होगा। करो उसको बैठ के, खत्म हो गई बात। वो डीपीपी 6 हो जाएगी, सीधी बात है। हाँ, बस। अच्छा रुको रुको, एक रवि पंजेठा ने सवाल पूछा, रुक जाओ भाई, 1 मिनट लगेगा। 20 ग्राम MgCO3 को डिकम्पोज करो, 8 ग्राम मुझे MgO मिलेगा एंड CO2 मिलेगा, तो बताओ उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। ये सवाल रवि पंजेठा ने मुझसे पूछा है। रुक जा भाई, 2 मिनट लगेगा बेटा, एक डाउट ले लें, कल भी इसका रह गया था, आज नहीं रहने देता। देखो भाई रवि, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बाकी बच्चे ध्यान से देखें। MgCO3 को गर्म करो, क्या बनेगा? MgO और CO2 बनेगा। हम इसके कितने ग्राम को गर्म कर रहे हैं? 20 ग्राम को, और मुझे 8 ग्राम मुझे मिला। एक बार रवि पंजेठा मुझे ये बता दो कि 8 ग्राम MgO का मास है कि CO2 का मास है कि दोनों का मास है, जल्दी बताओ। मनन सिंगला पूछ रहा ग्रेविमेट्रिक का क्या मतलब होता है? मनन, जिसमें, हाँ, नहीं नहीं, कल डालूंगा, कल डीपीपी कल डालूंगा, कल डालूंगा कल। अच्छा रुको, मनन ने पूछा है ग्रेविमेट्रिक क्या चीज होती है। मनन पूछ रहा है ग्रेविमेट्रिक क्या चीज होती है। अरे भैया, केमिस्ट्री में ग्रेविमेट्रिक का मतलब होता है जिसका मास से कोई मतलब हो। मनन भाई, आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने। जिसका मास से संबंधित मामला हो उसको ग्रेविमेट्रिक है। जैसे हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो इसका मतलब हुआ मास की एनालिसिस, ये मतलब होता है। अब रवि पंजेठा कह रहा है कि ये 8 ग्राम जो है ना, ये MgO का मास है, तो परसेंटेज प्योरिटी बताओ। अच्छा, परसेंटेज, ध्यान से देखो, प्योरिटी बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब जो 20 ग्राम हमने लिया है वो प्योर नहीं है, पक्का? तो एक काम करो, MgCO3 से MgO बनाओ और CO2 बनाओ। इसका 8 ग्राम है, पक्का? इसकी प्योर अमाउंट इसकी निकालो, कैसे? इन दोनों की मदद से। कौन सा एटम कॉमन है? Mg। Mg का इंडेक्स कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ MgCO3 इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ MgO। सही है। MgCO3 की प्योर अमाउंट में कितनी मान लूं? X डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है? 60 प्लस 24 84 इक्वल टू इसका कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 24 और 16 40, 8 पंचे 40, 84 इधर ले जाओ, तो 84 बाई 5 हो गया। 5 गन्नी 5, 3 और 4 34, 5 छक्का 30, ये हुआ ना, 4 बचा 15, इतने ग्राम। तो ये तो प्योर अमाउंट आई, और इम्प्योर अमाउंट इतनी है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? प्योर अमाउंट कितनी? 16.8। प्योर अमाउंट कितनी? नहीं, इम्प्योर अमाउंट 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, और 5 छक्का 30 है। नहीं, कितना आएगा? गलती हो गई क्या? 16.8 इंटू 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 पंचे 40 और 4 कैरी हो गया, 4 छंग 24 और 4 16.8 है ना। 5 नहीं, 5 छक्का 30 और 4 34, 3 और 5 और 3 8। भाई रवि, 84% प्योरिटी आई भाई। बताओ, आंसर समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 84। बोलो रवि पंजेठा। सुभाजीत, सेवकन, दिवांशी ने सबने फटाफट निकाल लिया। बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या तुमने जो मेरे पास क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर मैच कर गया कि नहीं मैच करा? जल्दी बोलो। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जब कभी भी परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाए
तो इसका मतलब ये इम्प्योर है। तो प्योर निकालो कैसे? रिएक्शन की मदद से, और उसके बाद मैथ लगा दो और मैथ लगा के आंसर निकाल लो। चलो, टाइम हो गया 7:10। अगर मैंने ये क्वेश्चन जल्दबाजी में बता दिया हो तो कल पूछ लियो, बाकी कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताओ बेटा, पूरा अच्छे से समझ में आया? क्लियर हुआ सबको अच्छी तरीके से? बाकी फिर कल मिलेंगे।